नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक आम लड़की की, उसके सामान्य परिवार की और उस असंभव लगने वाली लड़ाई की जो उसे सत्ता, ताकत और पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़नी पड़ी। यह है उन्नाव रेप केस की कहानी। एक केस जो 2017 में शुरू हुआ और 2026 में आज भी जारी है। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था, पुलिस की भूमिका, राजनीति का दखल और एक परिवार के टूटने की कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस केस की शुरुआत कैसे हुई, पीड़िता की आवाज को कैसे दबाने की कोशिश की गई, उसके पिता को कैसे मौत के घाट उतार दिया गया और आखिरकार अदालत ने क्या फैसला सुनाया। लेकिन इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि 2025 में आकर यह केस फिर से चर्चा में क्यों है और क्यों पीड़िता आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी और हर तरफ तीखी बहस शुरू हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 6 दिन बाद 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर दखल देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी, जिसने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार में हड़कंप मचा दिया। आखिर कुलदीप सिंगर को ऐसा क्या सजा सुनाया गया? तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हम इस कहानी में लड़की का नाम नेहा रख रहे हैं। तो साल था 2017, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। यहाँ रहती थी एक 17 साल की लड़की नेहा। वो पढ़ाई करती थी, अपने भविष्य के सपने देखती थी। उसका परिवार बहुत गरीब नहीं था, लेकिन साधारण जिंदगी जी रहा था। जून 2017 में नेहा को उसकी एक पड़ोसन के जरिए नौकरी का झांसा दिया गया। कहा गया कि उसे अच्छी नौकरी दिलवाई जाएगी। इसी बहाने उसे घर से बाहर ले जाया गया और फिर वहां हुआ वो भयानक हादसा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जांच एजेंसियों और अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक लड़की को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ी एक जगह पर ले जाया गया। वहां उसके साथ बलात्कार किया गया। लड़की ने बताया कि यह सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार चला। उस समय लड़की नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम उम्र की। इसलिए यह मामला पोक्सो कानून के तहत आता था, जो नाबालिग के साथ हुए ऐसे मामलों में बहुत सख्त सजा का प्रावधान करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आया। लड़की और उसके परिवार पर दबाव डाला गया कि वो किसी को कुछ न बताएं। धमकियां मिलीं कि अगर शिकायत की गई तो पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। डर के बावजूद परिवार ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास शिकायत करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ शुरू हुई उनकी दूसरी मुश्किल। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। उन्हें अलग अलग बहानों से टाला जाता रहा। कभी कहा गया कि सबूत नहीं है, तो कभी समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया। परिवार का आरोप था कि आरोपी की राजनीतिक पहचान की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। यहाँ यह समझना जरूरी है कि कुलदीप सिंह सेंगर उस समय बीजेपी के विधायक रह चुके थे और क्षेत्र में उनका प्रभाव था। इस तरह जून 2017 से लेकर 2018 की शुरुआत तक लगभग 10 महीने तक लड़की और उसका परिवार डर और तनाव में जीता रहा। उन्हें लगने लगा था कि शायद उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। फिर आया 3 अप्रैल 2018 का दिन। लड़की के पिता पर सरेआम हमला हुआ। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह हमला आरोपी से जुड़े लोगों ने किया था। पिता को बुरी तरह पीटा गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के बजाय खुद नेहा के पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। उन पर कुछ पुराने केसों का आरोप लगाया गया। ये वो पल था जब पूरे सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो गए। आखिर एक पीड़िता के पिता को, जिस पर हमला हुआ है, उसे ही पुलिस क्यों हिरासत में ले रही है? और फिर 9 अप्रैल 2018 को वो दिन आया जिसने इस पूरे मामले को एक नई और भयानक दिशा दे दी। पुलिस हिरासत में लड़की के पिता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए। ये केस अब सिर्फ रेप का केस नहीं रहा, बल्कि कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौत का केस बन गया। एक ऐसा केस जहां सिस्टम को लोगों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए था, उसी सिस्टम ने एक आम आदमी की जान ले ली। पिता की मौत से ठीक एक दिन बाद
यानी 8 अप्रैल 2018 को लड़की ने एक और दर्दनाक कदम उठाया। वो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंची और खुद को आग लगाने की कोशिश की। यह घटना सार्वजनिक जगह पर हुई और मीडिया के कैमरों ने इसे कैद कर लिया। ये तस्वीरें पूरे देश में आग की तरह फैल गईं। एक नाबालिग लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके पिता की हिरासत में मौत हुई, वो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए खुद को आग लगा रही है। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींचा। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। अखबारों और न्यूज़ चैनलों ने इसकी खूब चर्चा की। अब सरकार और प्रशासन के पास इस मामले को नज़रअंदाज करने का कोई विकल्प नहीं बचा था। जनता के गुस्से और मीडिया के दबाव के आगे झुकते हुए सरकार ने फैसला किया कि अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। इस तरह उन्नाव केस एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब तक हमने देखा कि कैसे एक छोटे से शहर में एक लड़की के साथ हुए जुल्म ने राष्ट्रीय स्तर का रूप ले लिया। लेकिन अब शुरू होती है सीबीआई की जांच की कहानी, गिरफ्तारी की कहानी और दिल्ली की अदालत तक पहुंचने की लंबी लड़ाई। सीबीआई को केस मिलते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो पहले की गई तमाम गलतियों को सुधारें और एक मजबूत केस तैयार करें। सीबीआई ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस की कार्रवाई की जांच की। ये पता लगाया कि क्यों शुरू में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्यों गवाहों के बयान देरी से लिए गए। जांच में साफ हो गया कि शुरुआती दौर में पुलिस ने केस को गंभीरता से नहीं लिया। सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। पीड़िता और उसके परिवार के बयान फिर से दर्ज किए गए, मेडिकल रिपोर्ट्स और फोरेंसिक सबूत जुटाए गए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली नेता को सीधे तौर पर आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तारी के बाद सेंगर को जेल भेज दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसमें बलात्कार, अपहरण, धमकी और पोक्सो कानून के तहत गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का एक अलग केस भी दर्ज किया गया। लेकिन यहां इस केस का एक और भयानक मोड़ आया। जुलाई 2019 में जब नेहा अपने परिवार और वकील के साथ एक कार से सफर कर रही थी, तभी एक ट्रक ने जानबूझकर उनकी कार पर तेजी से टक्कर मार दी। इस हादसे में नेहा के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और खुद नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं लग रही थी। लग रहा था कि नेहा और उसके परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई थी। इस घटना ने पूरे देश में फिर से हड़कंप मचा दिया। इस ट्रक हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने कहा कि नेहा की जान खतरे में है और उत्तर प्रदेश में उसे न्याय मिलना मुश्किल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की एक अदालत में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि इस केस की रोजाना सुनवाई हो और इसे जल्द से जल्द केस को निपटाया जाए। यह बहुत बड़ा फैसला था। इससे पीड़िता और उसके परिवार को कुछ राहत मिली कि अब उनकी सुनवाई दिल्ली में होगी, जहां उन पर स्थानीय दबाव कम होगा। दिल्ली की अदालत में रोजाना सुनवाई शुरू हुई। पीड़िता ने बंद कमरे में जज के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उसके बयान को लगातार और भरोसेमंद पाया गया। मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे सबूत भी उसके बयान से मेल खा रहे थे। आरोपी पक्ष ने दलील दी कि यह सब राजनीतिक साजिश है, लेकिन अदालत ने इस दलील को नहीं माना। 2019 के अंत तक ट्रायल पूरा हो चुका था और अब पूरे देश की नजरें उस फैसले पर थीं जो आने वाला था। 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की विशेष पोक्सो अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान पूरी तरह भरोसेमंद है और उसमें कोई बड़ा विरोधाभास नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके पीड़िता और उसके परिवार को डराया धमकाया। फैसले के कुछ दिन बाद सजा सुनाई गई। कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। ये पल पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक बड़ी जीत जैसा था। सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिलता हुआ दिख रहा था। पूरे देश में इस फैसले का स्वागत किया गया। लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया।
लेकिन यहाँ एक और केस लंबित था, नेहा के पिता की हिरासत में हुई मौत का केस। यह अलग से चल रहा था। मार्च 2020 में इस केस में भी फैसला आया। अदालत ने माना कि पिता की मौत सामान्य नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान थे। इस केस में भी कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया और उसे अतिरिक्त सजा सुनाई गई, जिसमें उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। इस तरह दोनों केसों में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिल चुकी थी। लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों, अब तक की कहानी से आपको लग रहा होगा कि आखिरकार न्याय हो गया और केस खत्म। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में सजा के बाद भी आरोपी को कई कानूनी रास्ते मिलते हैं, जैसे अपील करना, जमानत मांगना आदि। और यहीं से शुरू हुआ उन्नाव केस का अगला और विवादित अध्याय। सजा मिलने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने अदालत में अपील की। साथ ही उसने समय समय पर अलग अलग आधारों पर जमानत या अस्थायी राहत मांगी। कभी उसने कहा कि उसे गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। कभी उसने पारिवारिक कारण बताए, जैसे बेटी की शादी। कानून के तहत आरोपी को यह अधिकार है, लेकिन हर बार जब उसे राहत मिलती तो पीड़िता और उसके परिवार पर मानसिक दबाव बढ़ जाता। उन्हें डर लगने लगता कि कहीं आरोपी बाहर आकर फिर से उन्हें नुकसान न पहुंचाए। पीड़िता ने कई बार मीडिया के जरिए यह चिंता जताई। इस दौरान महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि इतने गंभीर अपराध में बार बार आरोपी को राहत देना पीड़िता के साथ दोबारा अन्याय करने जैसा है। और फिर आया 23 दिसंबर 2025 का दिन। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में फिर से बहस छेड़ दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक के लिए निलंबित कर दिया। मतलब साफ था, अब तक जो सजा चल रही थी उसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत भी दे दी। कोर्ट ने आदेश में कहा, कुलदीप सिंह सेंगर अब तक 7 साल 5 महीने से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। कानून की भाषा में देखा जाए तो यह समय न्यूनतम सजा से भी ज्यादा माना गया। इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया। सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने एक बेहद अहम दलील रखी। वकीलों ने कहा, पोक्सो कानून में विधायक को लोक सेवक की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, यानी कानून की किताब में विधायक का नाम उस सूची में नहीं आता जहां इस आधार पर और ज्यादा सख्त धाराएं लगाई जाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और यही दलील सेंगर को जमानत मिलने की सबसे बड़ी वजह बन गई। हालांकि कोर्ट ने यह राहत कुछ सख्त शर्तों के साथ दी। आरोपी को एक बड़ी रकम का जमानत बांड भरना था। उसे साफ निर्देश दिया गया कि वह पीड़िता या उसके परिवार से किसी भी तरह का सीधा या परोक्ष संपर्क नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह आदेश उसे बरी करने जैसा नहीं है। सजा सिर्फ अपील के अंतिम फैसले तक रोकी गई है, लेकिन इस फैसले ने पूरे देश में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। लोग सवाल पूछने लगे, क्या इतने गंभीर अपराध में आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए? क्या पीड़िता की सुरक्षा और उसके मानसिक हालात को वाकई प्राथमिकता दी गई? इस फैसले के खिलाफ पीड़िता और उसकी मां ने शांतिपूर्ण विरोध किया। वे दिल्ली के इंडिया गेट पहुंची। उनका कहना था, यह फैसला उनके लिए एक और गहरा सदमा है। उन्हें लगा कि जिस लड़ाई को वे सालों से लड़ रही थीं, वो अब एक बार फिर शुरू हो गई है। लेकिन यहां भी वही हुआ जो अक्सर होता आया है। पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया और कुछ घंटों के लिए हिरासत में भी ले लिया। इधर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने भी तुरंत कदम उठाया। 29 दिसंबर 2025 को सीबीआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई का कहना था, पोक्सो जैसे बेहद गंभीर अपराध में सजा को निलंबित करना और आरोपी को जमानत देना समाज में गलत संदेश देता है। सीबीआई ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में न्याय की भावना को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका तुरंत स्वीकार कर ली। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को देखते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस फैसले पर तत्काल रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यह मामला सिर्फ एक सजा का नहीं है। यहाँ कई गंभीर कानूनी सवाल जुड़े हुए हैं
जिनकी गहराई से जांच जरूरी है। कोर्ट ने एक और अहम बात याद दिलाई, पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत। उस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर 10 साल की सजा काट रहे हैं। इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल स्थिति यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर अब भी जेल में ही हैं। उनकी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो दोस्तों, ये थी उन्नाव रेप केस की पूरी कहानी 2017 से लेकर 2026 तक। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।